हरिओम। आज ये चौथा सिलेबस टेस्ट के लिए जो काउंसिल ने हमें प्रैक्टिस करने के लिए या जानकारी होने के लिए कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए जो चौथा पेपर सेट दिया है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं कोशिश करूंगा, इसके लिए बोलता हूँ कि मुझे भी कुछ सवाल पड़ते हैं, मुझे भी कुछ सवाल के जवाब ठीक से नहीं आते हैं। और अब जो अभी मैं आपको स्टूडेंट ही बोलता हूँ क्योंकि आप मुझसे सीख रहे हैं, और मैं आपका भी स्टूडेंट हूँ क्योंकि आप मुझे सिखा रहे हैं। तो लोग मुझे फोन करके या मैसेज करके बताते हैं कि सर ये ऐसे ऐसे भी हो सकता है क्या। सो दिस इज गिविंग एंड टेकिंग, दिस इज यिन एंड यांग। कभी मैं दे रहा हूं तो मैं यांग हूँ, कभी आप, जब भी मैं दे रहा हूं तभी आप ले रहे तो आप यिन हो, और जब भी आप दे रहे और मैं ले रहा हूं तो मैं यिन होता हूँ, आप यांग हो जाते हो। तो यिन यांग का मसला जो है वो हमारी जिंदगी में, रोज की जिंदगी में हमेशा चलते रहने वाला मसला है। तो इसी यिन यांग के इसको हम लोग आगे चल के आगे देखेंगे कि आज के पेपर में क्या है। आज का जो हमारा ये पेपर है वो एक्यूपंक्चर, एक मिनट शेयर करना पड़ेगा। इसका नाम है एक्यूपंक्चर मधील शरीर रचना, एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर। एक्चुअली एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर का मतलब ऐसे है कि एनाटॉमी और एक्यूपंक्चर दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कैसे है। मतलब ये जो हमारा शरीर है, ये शरीर के ऊपर जो सुपरफिशियल मेरिडियंस चलती है उनके स्थान कैसे है, उसके ऊपर के पॉइंट्स की लोकेशंस कैसी है, ये उसमें से हमें टेस्ट करने के लिए ये पेपर बताया है। तो एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर इसी प्रकार मुझे ऐसे ही अभी याद आ गया, जाते जाते बोल रहा हूँ मैं। मेरा एक बुक है, यानी मेरा एक सिखाने का है, फ्लावर रेमेडी, जो मैं सिखाता हूँ, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था एग्जाम के लिए कौन सी फ्लावर रेमेडी लेनी है वगैरह। तो उसका जो मैं पहला मेरा लेक्चर रहता है वो रहता है एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। ये एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर है, वो मेरा एनाटॉमी ऑफ इमोशंस। एक्यूपंक्चर इज फॉर द बॉडी, मेनली इट इज फॉर द बॉडी, क्योंकि शरीर के ऊपर मेरिडियंस है। और मेरी जो फ्लावर रेमेडीज है वो एनाटॉमी ऑफ इमोशंस, मतलब हमारी इमोशंस हमारे शरीर के साथ कैसे जुड़ी हुई है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइकोसोमैटिक। साइको और सोमैटिक साथ में, मगर फिलहाल अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे, फिर कभी और किसी लेक्चर के बाद या लास्ट लेक्चर के बाद मैं इसके बारे में बात करूंगा। अभी तो हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ एक्यूपंक्चर। ये हमारा जो सिलेबस है या ये जो क्वेश्चन दिए है ना, इनमें एक ध्यान में रखो, इनमें सबसे इन लोगों की ये जो 45 क्वेश्चन है इसमें सबसे उनकी जो फेवरेट मेरिडियंस है ना सवाल पूछने के लिए, वो आगे की 4 मेरिडियंस है। रेन मेरिडियन, रेन मेरिडियन जो बराबर बीच में, अभी ध्यान में रखो मैं जो बोल रहा हूँ वो, और उसका आपको एक्चुअल जब भी फाइनल पेपर आएगा उसमें कुछ सवाल आएंगे तो उसका फायदा होगा। रेन मेरिडियन जो फ्रंट मिड लाइन से चलती है, पेरिनियम में शुरू होती है और फ्रंट मिड लाइन से चलती है। ये जो रेन मेरिडियन है उसके मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 चुन। हर एक पॉइंट जो है ना एक दूसरे से 1 चुन है, और उसका सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो रेन 6, वो 1.5 चुन पे है। बाकी सभी पॉइंट जो है ऑलमोस्ट चेस्ट में आते हैं, वो सभी 1 चुन पे चलती है। ये जो मिड लाइन की मेरिडियन, एक्चुअली मैं वो विजुअल 3D पर एक्यूपंक्चर ऐप से दिखाना चाहता था, मगर इतना सब मैं दिखाते जाऊं तो बहुत टाइम जाएगा और आपको आपका खुद का आपके तरीके से स्टडी करना है, इसके लिए मैं वो नहीं दिखा रहा हूँ। टाइम पास बहुत होगा क्योंकि उसको घुमाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। एनीवे, तो मिड लाइन जो है ना वो मिड लाइन में चलने वाली रेन मेरिडियन है, जिसको कंसेप्शन वेसल भी बोलते हैं। उसी के बाजू में हाफ चुन पे चलने वाली, दोनों बाजू में हाफ चुन पे चलने वाली मेरिडियन है, उसका नाम है किडनी मेरिडियन। किडनी मेरिडियन ऑन एब्डोमेन रन्स एट हाफ चुन डिस्टेंस फ्रॉम मिड लाइन, मतलब फ्रॉम रेन मेरिडियन। उसके बाद में 2 चुन पे जो मेरिडियन है साइड में अपने नाभि से बाजू में, एब्डोमेन पे 2 चुन लैटरल मेरिडियन जो है वो है स्प्लीन में, सॉरी स्टमक मेरिडियन 2 चुन पे चलने वाली है। ये स्टमक मेरिडियन चेस्ट के एब्डोमेन के ऊपर 2 चुन से चलती है और चेस्ट में आने के बाद 4 चुन होके निपल्स तक आती है।
वैसे ये जो बीच वाली मेरिडियन किडनी मेरिडियन है जो हाफ चून पे चलती है, वो चेस्ट में आती है तो 2 चून में आके चलती है। तो और उसके बाद में उसी के बाजू में बाहर की साइड में लैटरल साइड में जो मेरिडियन है वो स्टमक, ये जो स्प्लीन मेरिडियन है वो एब्डोमेन में चलती है, वो 4 चून से चलती है। तो मिड लाइन, हाफ चून, 2 चून, 4 चून, ये आप ध्यान में रखेंगे तो कम से कम मेरे अंदाज से इसमें 5 या 6 सवाल उसी के ऊपर से है। तो रेन मेरिडियन है, मिड लाइन 2 चून, मिड लाइन स्टमक मेरिडियन से 2 चून, मीडियल, मीडियल मतलब अंदर, स्टमक मेरिडियन बाजू से 2 चून चलने वाली है, उसके बीच में मतलब रेन मेरिडियन, उसका सवाल का जवाब आ गया। और दूसरा सवाल है, आगे का सवाल, डिस्टेंस बिटवीन, हाँ ये थोड़ा ट्रिकी है, आपके जो मैंने समझाया वो आपको समझा रहेगा तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन राइट स्टमक मेरिडियन, तो स्टमक मेरिडियन चेस्ट पे स्टमक मेरिडियन 4 जून पे चलती है, और लेफ्ट किडनी मेरिडियन जो 2 जून पे चलती है। हाँ, तो 4 जून सेंटर तक आगे और 2 जून, इसके लिए ये सवाल का जवाब आएगा 6 जून। एक साइड के 4 और दूसरे बाजू के 2 चून मिलके 6 चून। उसके बाद में आता है तीसरा सवाल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन यूडीयू 14 एंड यूबी मेरिडियन। तो हमें इसमें क्या सोचना है, डीयू मेरिडियन पीछे की मिड लाइन से चलती है, यूबी मेरिडियन जो है उसके बाजू से 2 उंगली मतलब 1.5 चून पे चलती है, तो ये सवाल का जवाब आएगा 1.5 चून। अभी ये यूबी 11 के बाद में यूबी 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 कुछ भी नंबर डालेंगे तो भी आंसर यही रहेगा उसका। एक्सटर्नल, अभी चौथा सवाल है, एक्सटर्नल पाथवे ऑफ दिस मेरिडियन टर्मिनेट्स इन माउथ इज, कौन सी मेरिडियन है जो मुंह में जाके खत्म होती है, जिसका लास्ट पॉइंट मुंह में है, और वो है डीयू मेरिडियन। अपर लिप और अपर टीथ, उनके बीच में जाके ये डीयू मेरिडियन खत्म होती है। मगर मैंने जहां भी पढ़ा है कुछ जगह में, यानी आई थिंक डॉक्टर जयसूर्या के बुक में, उस हिसाब से रेन मेरिडियन भी बाहर से आती है, डीयू 24 पॉइंट यहाँ पे है, मगर उसका लास्ट पॉइंट है जस्ट बिलो द टंग, टंग के नीचे आ जाके वो खत्म होती है, ऐसे मैंने पढ़ा है। बट एट प्रेजेंट जो है वो डीयू मेरिडियन ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि सब बुक्स में इतना तक ही दिया हुआ है। पांचवा सवाल है, मेरिडियन दैट ओरिजिनेट्स इन द फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस। इंटरकोस्टल का मतलब है 2 रिब्स के बीच में की स्पेस, इंटरकोस्टल का मतलब हमें मालूम होना चाहिए, स्पेस का मतलब है जगह, इंटरकोस्टल मतलब 2 रिब्स के बीच में जगह, और पहली रिब्स के बीच में की जगह में जो चलने वाली मेरिडियन है एलयू मेरिडियन, उसका पॉइंट है LU1। और मेरिडियन दैट डज नॉट ओरिजिनेट और टर्मिनेट ऑन टो, अभी 4 में, अभी ऐसे जब भी सवाल आते हैं ना, समझो आपको ये तो बहुत सिंपल है, मगर इसकी तरफ देखने का मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। जब भी ऐसे कुछ सवाल आते हैं कि जिसको आपका आंसर पता नहीं है, तभी आंसर ढूंढने के बदले आप ढूंढो कि इसमें क्या क्या मुझे मालूम है। तो इसको ही हम लोग देखेंगे, कौन सी मेरिडियन है ढूंढना है, तो लिवर मेरिडियन कहाँ से खत्म होती है, कहाँ खत्म होती है, लिवर 14 में चेस्ट पे खत्म होती है। जीबी मेरिडियन कहाँ खत्म होती है, पाव के टो में खत्म होती है। और इस किडनी मेरिडियन कहाँ खत्म होती है, बाजू में रखेंगे। स्प्लीन मेरिडियन पाव के बिग टो में, हमारे पाव के अंगूठे में खत्म होती है। तो बची कौन सी, किडनी मेरिडियन, जो पाव के तलवे में शुरू होती है, KD1 K1 पॉइंट जो है वो पाव के तलवे में। तो 7वां सवाल है, मेरिडियन रनिंग इन द मिड प्यूपिलरी लाइन। मिड का मतलब मध्य, प्यूपिलरी मतलब प्यूपिल, प्यूपिल मतलब हमारी आंख की जो, अभी पता नहीं हिंदी में क्या बोलूं मैं, मराठी में उसको बोलते हैं बाहुली, मतलब जिसमें से लाइट अंदर जाता है, या जो काला पोर्शन जो है उसको प्यूपिल बोलते हैं। और वो की उसकी लाइन में, सेंट्रल लाइन में जो चलने वाली मेरिडियन है वो है स्टमक मेरिडियन। मेरिडियन लोकेटेड, अभी देखो फिर से किडनी और स्प्लीन मेरिडियन आ गई। मेरिडियन लोकेटेड 3.5 चून मीडियल टू SP15। अभी 3.5 चून मतलब क्या हो गया, SP मेरिडियन 4 चून पे चलती है, SP15 जो पॉइंट है वहां से 4 चून पे मतलब नाभि आ जाती है, उसके पहले आधा चून पहले मतलब किडनी मेरिडियन। तो ये किडनी मेरिडियन आ गई। लोकल पॉइंट ऑन SI मेरिडियन ओवर मैक्सिला।
हमें मालूम होना चाहिए मैक्सिला ये जो बोन है या क्या है, तो ये मैक्सिला जो बोन है वो चिक बोन है। चिक बोन मतलब गाल का जो हड्डी है ये है, और यहाँ SI 18 पॉइंट है प्रोमिनेंस के जस्ट बिलो द प्रोमिनेंस मैक्सिला के। पॉइंट ऑन द रिस्ट क्रीज between tendons of palmaris longus and flexor carpi radialis. Wrist please. रिस्ट क्रीज मतलब कलाई का जो जोड़ है, कलाई की जॉइंट है उसमें, और ये जो ये टेंडॉन्स है, ये टेंडॉन्स यहाँ रिस्ट में आके ज्वाइन होते हैं, तो उसके बीच में है P7 पॉइंट। अभी आ गया 11वां सवाल आ गया, पॉइंट बिटवीन मीडियल एंड ऑफ टू आईब्रोज। मीडियल मतलब अंदर की साइड का, मीडियल एंड मतलब हमारे आईब्रो का अंदर की साइड का है, दोनों आईब्रो के साइड के अंदर की साइड के इसके बीच में जो पॉइंट है वो एक्स्ट्रा 1 पॉइंट है। बिटवीन मीडियल एंड ऑफ टू आईब्रोज, ये दोनों के बीच में, एक्चुअली एट द एंड ऑफ द आईब्रो है वो UB2 है, एट द एंड ऑफ द आईब्रो। तो इसमें फंसने का चांसेस है कि आईब्रो में कनेक्ट, आईब्रो के मीडियल एंड में है वो UB2 है, मगर दोनों के बीच में जो है वो एक्स्ट्रा 1 है। पॉइंट ऑन गैल ब्लैडर मेरिडियन कॉन्ट्रा इंडिकेटर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मुझे तो पता नहीं है कि ये जो पॉइंट दिया है GB20, GB21, GB34, GB37, इसमें से कोई भी पॉइंट मेरे हिसाब से, मेरे जानकारी के हिसाब से ये इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं है जो इसमें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब नहीं यूज करना है। इनफैक्ट मैं मेरे स्टूडेंट्स को यही बताता हूँ कि प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी भी पॉइंट का यूज मत करो हो सके तो, और एक्यूपंक्चर तो करो ही मत। कभी करना है UB67 पॉइंट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और एक बात जो प्रेगनेंसी के साथ में एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की है, कभी भी पहले ट्राइमेस्टर में, मतलब पहले 3 महीने में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं करनी है, लास्ट 3 महीने में एक्यूपंक्चर नहीं ट्रीटमेंट करनी है। पहले 3 महीने में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट की तो मिसकैरेज होने का चांस है, लास्ट 3 महीने में एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट की और कुछ अंदर में फीटस में कुछ गड़बड़ी हो गई, हलचल हो गई, तो प्रीमैच्योर डिलीवरी होगी और सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं तो मेरे स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ कि प्रेगनेंसी है ना, हो सके तो एक्यूपंक्चर मत करो, करना ही है ना तो डिलीवरी के लिए, नॉर्मल होने के लिए UB67 पॉइंट यूज करो, वो भी लास्ट 10, 12, 15 दिन में। उसके बाद आता है बेस्ट पॉइंट फॉर ब्रीडिंग ची। ची ब्रीड करने के लिए, मतलब ची जनरेट करने के लिए कौन सा पॉइंट है? रेन 8 है, नाभि है, रेन 5 है, रेन 2 है, रेन 6 है। रेन 6 जो पॉइंट है नाभि के नीचे 2 उंगली, उसका नाम है ची हाई। ची हाई मतलब सी ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से सी ऑफ एनर्जी है, यहाँ से समुद्र है एनर्जी का, उसमें से जितनी चाहिए उतनी हम लोग एनर्जी हमारे यूज के लिए हम लोग खींच के ले सकते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट बिटवीन स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T5 एंड T6। अभी हम लोग को ये जब इसके सवाल, ऐसे सवाल है मालूम नहीं है, तो T5 T6 मतलब थोरैसिक 5वां, थोरैसिक 6वां वर्टिब्रा है। हमारे थोरैसिक वर्टिब्रे 12 है, तो ये 12 के बराबर बीच में आ गया ना, तो क्या हो गया, कौन सा पॉइंट आएगा? अभी पॉइंट ढूंढेंगे। DU20 पॉइंट सर के ऊपर है तो आउट हो गया। उसके बाद DU11 पॉइंट है, वो बीच में आ जाता है। DU6 पॉइंट जो है वो 11वें 12वें थोड़ा वर्टिब्रे के इसमें यहाँ पे आता है, और DU4 है वो सैक्रल वर्टिब्रे के पास है, तो बच गया DU11। एक्यूपंक्चर पॉइंट हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेपीजियस मसल। ट्रेपीजियस मसल जो है, तो ट्रेपीजियस मसल मतलब ये शोल्डर का जो मसल है उसका हाईएस्ट पॉइंट, तो उसके ऊपर का पॉइंट है GB21। दिस इज अ मास्टर पॉइंट फॉर हार्मोनल डिसऑर्डर्स। एक्यूपंक्चर पॉइंट fortune above the umbilicus in the anterior midline। अभी एंटीरियर मिडलाइन मतलब, एंटीरियर मतलब आगे, मिडलाइन मतलब मिडलाइन। एंटीरियर मिडलाइन मतलब कौन सी मेरिडियन आ गई? रेन मेरिडियन आ गई। रेन 8 आपको ध्यान में रखना है, रेन 8 इज अम्बिलिकस, नाभि है, और वहां से 4 चुन ऊपर रेन मेरिडियन के सभी पॉइंट्स एक एक चुन से चलते हैं, तो यहाँ पे आ गया रेन 12 पॉइंट विच इज
influential point for foo organs, influential point for foo organs or hollow organs, या all young meridians. Meridian, फिर 7वां सवाल है, meridian that runs to chun lateral to anterior midline on abdomen. फिर से वही stomach और spleen meridian, इनकी बहुत प्यारी मेरिडियंस है, उनको ही बार बार बुला रहे हैं, उनको बार बार बहुत लाड कर रहे हैं उनके. तो स्टमक में लैटरल टू एंटीरियर मिडलाइन, यानी बीच में वाली जो मिडलाइन है उसके बाजू में एब्डोमेन पे यानी पेट पे स्टमक मेरिडियन है. अच्छा, उसके बाद में 18वां, ये सवाल लोगों को बहुत तकलीफ दे सकता है जिनको एनाटॉमी के बारे में कुछ भी पता नहीं है. मेरिडियन लाइन रनिंग फ्रॉम फर्स्ट सैक्रल फोरामेन टू फिफ्थ सैक्रल फोरामेन. ये सैक्रल फोरामेन नाम की क्या चीज है, क्या बला है? तो जो वर्टिब्रे है हमारे, तो पहले सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरेसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, और उसके बाद में आते हैं सैक्रल वर्टिब्रे. तो ये जो 5 सैक्रल वर्टिब्रे है जिनको बोला जाता है फ्यूज्ड वर्टिब्रे है, वो वन पीस है. बाकी सब वर्टिब्रे में गैप है, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है. ये सैक्रल वर्टिब्रे जो है, जो फ्यूज्ड है, तो वहां से नर्व्स बाहर निकलने के लिए जो होल्स है उनको फोरामेन बोला जाता है. तो फोरामेन का मतलब है होल्स. और जो हमारी यूबी मेरिडियन है वो यहाँ पे ही चलती है, नीचे आती है, ये नीचे तक आके फिर ऊपर जाती है और फिर हिप के ऊपर से नीचे में आती है. तो फिर से आपको चाहिए तो भी आप उसका एक डायग्राम एक बार देख लेना. पॉइंट इन द नासोलैबियल ग्रीव. नासो मतलब नाक, लैबियल मतलब होठ. नाक और होठ के बाजू में जो ग्रूव बनता है, मेरे चेहरे पे तो आपको ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगा, उसमें जो पॉइंट है वो है LI20, विच इज अ बेस्ट पॉइंट फॉर रनिंग नोज. Point in the anterior midline between Adam's apple and lower border of mandible. Mandible मतलब ये जो lower jaw का जो bone है उसको mandible बोलते हैं. Adam's apple मतलब ये गले की जो हड्डी है जो ऊपर में आती है, कुछ लोगों में ज्यादा दिखती है, उसको Adam's apple बोलते हैं. ये दोनों के बीच में जो पॉइंट है वो है रेन 23. रेन 17 चेस्ट में है, रेन 22 यहाँ कॉलर बोन में है, रेन 22 हमारे होठ के नीचे चिन पे है, तो बच गया रेन 23. अच्छा, मेरिडियन ओरिजिनेटिंग इन द सेंटर ऑफ एक्जिला. एक्जिला मतलब हमारी आर्मपिट. एक्जिला मतलब आर्मपिट, हाथ की काख, मराठी मधला शब्द काख. तो एलाई मेरिडियन कहाँ पे है? चेस्ट पे चलती है. एलियो मेरिडियन कहाँ पे? एलाई मेरिडियन हाथ की उंगली पे शुरू होती है. एलियो मेरिडियन चेस्ट में चलती है. स्टमक मेरिडियन आंख के नीचे चलती है. बची है हार्ट मेरिडियन, तो बच गया वही हमारा आंसर. पॉइंट मिडवे बिटवीन टिप ऑफ मीडियल मैल्यूलस एंड टेंडिनो अचालिस. मैल्यूलस का मतलब है एंकल बोन, हमारा एंकल यानी हमारी एंकल का जो बोन है. मीडियल का मतलब है अंदर के साइड का, तो अंदर के साइड के मैल्यूलस एंकल बोन और पीछे का टेंडन, उसके बीच में है K3. इसी के बदले में मीडियल के बदले में लैटरल आता था, तो हमारा आंसर होता था UB60 यदि लैटरल होता था. मगर अभी जो मीडियल पूछा है तो उसका आंसर है K3. पॉइंट ऑन एंटीरियर मिडलाइन. एंटीरियर मिडलाइन मतलब रेन मेरिडियन, और बिटवीन द टू निपल्स, ये दोनों निपल्स के बीच में है रेन 17 पॉइंट. एनाल्जेसिक पॉइंट फॉर माइग्रेन. माइग्रेन का मतलब है हेडेक. एनाल्जेसिक मतलब दुख कमती करना, सर दर्द कमती करने के लिए कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? जो पेन रिलीविंग पॉइंट है, एनाल्जेसिक पॉइंट है. बेस्ट एनाल्जेसिक पॉइंट इज LI4 एक. दूसरा, यही LI4 पूरे सर के ऊपर काम करता है, यानी फेस के ऊपर डिस्टल पॉइंट फॉर फेस है, तो ये दोनों काम साथ में करेगा, इसके लिए इसका आंसर है LI4. लोकल पॉइंट ऑन लिवर चैनल टू ट्रीट ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ द नी. अभी इसके बारे में क्या सोचना है हमें? तो ये हर एक पॉइंट की लोकेशन आपको मालूम रहेगी तो ज्यादा फायदा होगा. लिवर 14 चेस्ट पे है, लिवर 6 हमारे काफ मसल में है, लिवर 3 पाव में है, और लिवर 8 ही बचता है जो है घुटने पे. तो घुटने के उपचार के लिए लिवर 8. GB बेस्ट हार्मोनल पॉइंट ऑन गॉल ब्लैडर मेरिडियन GB21. तो सब लोगों को पता रहेगा ही, शायद ही कोई ये भूल जाएगा पॉइंट.
पॉइंट्स ऑन रेन मेरिडियन यूज्ड टू ट्रीट ओडिमा एंड ascites। मेरे ख्याल से मैंने जहां से पढ़ा है डॉक्टर जयसूर्या के बुक से, तो रेन 5 एंड रेन 9 उन्होंने दिया हुआ है और इसके रिजल्ट भी मिलते हैं, मगर रेन 5 और रेन 9 का यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो अभी काउंसिल की जब ये आंसर आएगी तभी देखेंगे क्या है। हो सकता है रेन 4 और रेन 6 उनके उनका ये रहेगा शायद ओडिमा ascites के लिए, मगर पता नहीं। अभी काउंसिल का जो आंसर शीट आएगी उसमें हमें समझेगा। और क्या काउंसिल बोलती है सूरज पश्चिम में ढलता है तो पश्चिम में ढलता है, काउंसिल बोलती है सूरज पूर्व में ढलता है तो पूर्व में ढलता है। तो जो काउंसिल देती है वही ध्यान में रखो और पास हो जाओ सब लोग, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आर्ग्यूमेंट अभी नहीं करना है, अभी हमें पास होने की सोचनी है सिर्फ। इम्यूनिटी पॉइंट इम्प्रूविंग, इम्यूनिटी इंप्रूविंग पॉइंट ऑन DU मेरिडियन। DU मेरिडियन पे इम्यूनिटी बढ़ाने वाला DU 11 जिसका इंडिकेट जो पीठ पे है, DU 14 ये पॉइंट है विच इज अ बेस्ट immunity enhancing point and indicated for rising fever. Points on the meridian that helps improve extension। extension मतलब लंबा करना हाथ। अभी इसके लिए हमारे पास पहले हम सोचना चाहिए SP मेरिडियन पाव पे है, ST मेरिडियन पाव पे है, तो ये दोनों मेरिडियन आउट हो गई। बचती है हमारे पास TW मेरिडियन या LU मेरिडियन। तो LU मेरिडियन सामने से जाती है और हाथ को ये करना है, जब भी एक्सटेंड करना है, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पीछे के मसल्स काम करने चाहिए, वो कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये काम में आएगा, TW मेरिडियन का पॉइंट काम में आएगा। मगर दोनों अंदर बाहर के लेंगे LU5 और TW, तो दोनों लेंगे तो भी चलेगा। These points are used to improve fine movements in the toe। fine movements का मतलब छोटी सी मूवमेंट जो होती है वो पाँव में करनी है। तो एक्स्ट्रा 36 इसका आंसर है, जो 4 पॉइंट का सेट है, दोनों मिलके दोनों बाजू में मिलके 8, एक्स्ट्रा 21 हाथ के ऊपर के एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, और एक्स्ट्रा 31 घुटने पे है, लीवर 3 तो पाँव में है नीचे। Point on the posterior aspect of the neck below occipital bone between origin of trapezius and sternomastoid muscle। इतना सारा समझने के लिए occipital bone मतलब occiput मतलब ये पीछे का बोन जो है, हमारे सर के पीछे की जो हड्डी है उसको occipital bone बोलते हैं। उसके नीचे कौन सा पॉइंट है, उसके नीचे एक ही पॉइंट है, ये जो इसमें सब कुछ दिए हुए हैं उसमें ST9 गले में आगे है, GB21 शोल्डर पे है, UB11 पीठ पे नीचे है, और उसमें से बचता है GB21। तो जो नहीं है उसको बाजू में छोड़ दे तो GB21 बचता है। कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या MCQ क्वेश्चन है ना, उसमें कभी कभी ऐसे उल्टा सोचना पड़ता है। जब भी आपको आंसर नहीं आते हैं तभी ऐसे उल्टा सोचो, आपको आंसर बराबर सही बाहर निकलेगा। अच्छा, उसके बाद में है पॉइंट ऑन मीडियल बॉर्डर ऑफ टिबिया बिटवीन नी एंड एंकल जॉइंट। नी और एंकल जॉइंट के बीच में ये जो ये है, तो कौन सा पॉइंट है, LI4 हाथ में है, ST38 भी हो सकता है, मगर मीडियल बॉर्डर है। ST मेरिडियन बाहर की साइड से चलती है, तो ST मेरिडियन का पॉइंट नहीं हो सकता है। और नीमा जो है उसका मतलब ये है कि मीडियल एनेस्थेटिक। मीडियल मतलब अंदर की साइड का एनेस्थेटिक पॉइंट, और वीमा का मतलब है लैटरल एनेस्थेटिक। तो नीमा इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, डिस्टेंस बिटवीन हार्ट H3 एंड H7। H3 और H7, H3 है एल्बो में, अपने एल्बो में है, और H7 जो पॉइंट है वो है रिस्ट में। तो रिस्ट और एल्बो का बीच में जो डिस्टेंस है वो 12 चून है। अपर आर्म इज 9 चून, लोअर आर्म या 4 आर्म इज 12 चून। अभी फिर से SP मेरिडियन आ गई देखो। एक्यूपंक्चर पॉइंट 4 चून मीडियल टू SP मेरिडियन, SP15 4 चून मीडियल टू SP15। ये रेन 8 कितनी बार आ गया हमारे सामने। मेरिडियन लाइन रनिंग ओवर स्कैपुला, स्कैपुला के ऊपर से चलने वाली मेरिडियन कौन सी है। अभी DU मेरिडियन आपको पता है पीछे से जाती है, अभी एलिमिनेट करते जाने का। आंसर सही मालूम नहीं है तो क्या नहीं है ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। तो
डीयू मेरिडियन पीछे में चलती है, यूबी भी पीछे से चलती है। शोल्डर का स्कैपुला मतलब शोल्डर का ट्रायंगुलर बोन पीछे का है, तो यूबी है। जीबी मेरिडियन भी साइड से जाती है। एक एसआई मेरिडियन जो है वो पीछे की बाजू से एक्सिला से ऊपर आती है, शोल्डर में नीचे आती है, फिर ऊपर जाके फिर गर्दन से फेस में आती है, वो एसआई मेरिडियन है। पॉइंट ऑन डिप्रेशन बिलो लोअर बॉर्डर ऑफ मीडियल कॉन्डाइल ऑफ टिबिया। सबसे जो शब्द है ना वो कॉन्डाइल, यहाँ कॉन्डाइल कोई भी बोन के साथ रिलेटेड कॉन्डाइल शब्द आएगा ना तो उसका मतलब समझ लेना राउंडेड। ये राउंड क्या है, बोन का राउंडेड शेप जहां भी आता है। तो अभी बाकी सब जो जोड़ो, टिबिया, टिबिया मतलब हमारे पाव के सामने की जो हड्डी दिखती है वो टिबिया। मीडियल मतलब अंदर की बाजू में। लोअर बॉर्डर मतलब ये जो कॉन्डाइल है, जो गोला है, जो गुठली है, उसके नीचे के साइड में तो बचता है एक ही पॉइंट, SP9। SP6 पाव में है, लिवर 8 अंदर की साइड में है मगर वो क्रीज पे है, KD10 भी वहां पे क्रीज में है मगर लोअर बॉर्डर में है, वो SP9 है। ये तीनों पॉइंट बहुत नजदीक है। अच्छा, लोकल पॉइंट फॉर फ्रंट साइनस। एक्चुअली फेशियल कैविटी, फ्रंट साइनस जो है ना वो हमारे ऊपर में है, यहां से जो साइनस है नाक के ऊपर से और थोड़ी सी आईब्रो में है ना, उसको फ्रंटल साइनस उसको बोला जाता है। अभी यहाँ पे फ्रंटल साइनस पे वाला कोई भी पॉइंट नहीं है तो उनको मैक्सिलरी साइनस बोलना था, ऐसे मुझे लगता है। तो वैसे होगा तो LI20 होगा या ST4 नीचे है, SI18 हो सकता है मैक्सिलरी साइनस। पता नहीं, उन्होंने सवाल पूछने वाले को भी पता नहीं है कि क्या पूछना है और क्या उसका आंसर आएगा। Immunity improving point on large intestine meridian. Immunity increasing improving point on large intestine meridian. LI11, LI1, LI10, LI15, LI11. LI11 उसका आंसर है। पॉइंट ऑफ हार्ट मेरिडियन ऑन क्यूबिटल क्रीज। क्यूबिटल क्रीज का मतलब है एल्बो क्रीज। पॉप्लिटियल क्रीज का मतलब है नी का जो क्रीज है वो पॉप्लिटियल क्रीज, ये क्यूबिटल क्रीज है। और हाथ में यहाँ ये क्रीज जो है वो रिस्ट क्रीज है और यहाँ एक्सिलरी क्रीज है। ये 4-5 क्रीज के नाम ध्यान में रखोगे तो आपको थोड़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे क्यूबिटल क्रीज मतलब एल्बो क्रीज में जो पॉइंट है, तो इसमें से जितने पॉइंट दिखाए है उसमें से ये एक ही पॉइंट बचता है, H3। लोकल पॉइंट ऑन स्टमक चैनल टू ट्रीट माइग्रेन। लोकल मतलब जहां तकलीफ है वहां का पॉइंट। तो माइग्रेन मतलब सर का तकलीफ है, सर की तकलीफ है और लोकल पॉइंट है। तो माइग्रेन में सभी पॉइंट्स ST मेरिडियन के है। ST3 यहाँ पे है, ST4 यहाँ पे है, ST9 यहाँ पे है और बच गया सर का पॉइंट ST8। तो ऑलवेज एलिमिनेशन से बहुत सारे सवालों के आपको जवाब अच्छी तरीके से मिल सकते हैं। डिस्टल पॉइंट ऑन यूबी मेरिडियन टू ट्रीट लोअर बैक। लोअर बैक को ट्रीट करने के लिए डिस्टल पॉइंट, अभी ये तो 6 पॉइंट्स है डिस्टल पॉइंट, वो UB40 पॉइंट है। मीडियल पॉइंट मेरिडियन दैट ओरिजिनेट्स इन द पेरिनियम। पेरिनियम मतलब हमारा जननेंद्रिय और एनस, इसके बीच की जो जगह है वहां पे जनरेट, यहाँ पे ओरिजिन होने वाली जो मेरिडियन है, शुरू होने वाली मेरिडियन, वो रेन मेरिडियन है। और मेरिडियन रनिंग इन द सेंटर ऑफ द पाम, पाम के बीच में से जाने वाली जो मेरिडियन, ऐसी तो कोई मेरिडियन जाती नहीं है, सीधा जाती है। लंग मेरिडियन यहाँ से है, LI मेरिडियन, LI पीछे के बाजू से जाती है, TW पीछे से जाती है, हार्ट मेरिडियन साइड से जाती है। पेरिकार्डियम एक ही मेरिडियन जो पाम के बीच में से जाती है, हथेली के बीच में से जाने वाली पेरिकार्डियम मेरिडियन। और 44th मेरिडियन दैट रन्स ओवर कैरोटिड आर्टरी इन द नेक। कैरोटिड आर्टरी, अभी कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे है? कैरोटिड आर्टरी है हमारे सर को जो ब्लड सप्लाई करती है, वो आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी। और ये जो यहाँ पे एक गुठली है जहां वो आर्टरी और इसका कुछ ये है, तो उसको बोलते हैं कैरोटिड लैब्रिंथ करके वहां बोलते हैं, एक चक्रव्यूह जैसा है। तो उसी के बाजू में ST9 पॉइंट है। तो ST मेरिडियन रन्स ओवर कैरोटिड आर्टरी इन द नेक। और लास्ट सवाल है 45th,
an acupuncture point which is influential as well as alarm point. Influential का मतलब क्या है? किसी भी शरीर के एक ऑर्गन, एक सिस्टम के ऊपर काम करने वाला, और अलार्म पॉइंट मतलब एडवांस में इंडिकेशन देने वाला। तो रेन 14 ST25 अलार्म, ST25 अलार्म पॉइंट है, रेन 14 भी अलार्म पॉइंट है, LU1 भी अलार्म पॉइंट है, मगर रेन 17 पॉइंट जो है वो अलार्म पॉइंट फॉर फॉर सॉरी, ये इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर लंग मेरिडियन, ये मैंने गलती से यहाँ पे ऐसे लिखा है, इन्फ्लुएंशियल पॉइंट फॉर लंग टिश्यूज और अलार्म पॉइंट फॉर पेरिकार्डियम मेरिडियन, ऐसे ऐसे आने वाला ये रेन 17 पॉइंट है। तो इसी के साथ में ये कौन बनेगा एक्यूपंक्चर पति का चौथा पेपर हम लोगों ने सॉल्व किया है। पता नहीं अभी मुझे चौथा, हाँ ये चौथा ही है, चौथा पेपर हम लोग ये सॉल्व किया है, कौन बनेगा एक्यूपंक्चर पति। यही मुझे ये सीरीज को नाम देना चाहिए था, हम बनेंगे एक्यूपंक्चर पति। तो यहाँ तक हम लोग 4 तक आ गए और 2 पेपर बचे। काउंसिल आप वेबसाइट के ऊपर आंसर्स दे रही है, तो आप चेक करो, समझ लो उसमें से कैसे आना जाना है। लोगों के मुझे फोन आते हैं, जब भी पहले 2-3 लेक्चर में मैंने बताया कि मैंने इकोनॉमी 3G एक्यूसाइंस कोर्स में बताने वाला हूँ, चलाने वाला हूँ, तो किसी ने एक ने मुझे फोन करके पूछा कि सर आप इतना 600 रुपए में, मतलब इतना सबसे में, मतलब फ्री में ही आप किसी को सिखा रहे हैं। तो उनको क्या डर लगा मालूम है? उनको ऐसे डर लगा तो सर ये सभी लोग सीख जाएंगे ना, तो हमारे पास कौन आएगा ट्रीटमेंट करने को। मैंने उसको बोला कि यही मैं चाहता हूं कि लोग ट्रीटमेंट खुद करें, अपनी जिम्मेदारी, अपनी सेहत की जिम्मेदारी अपनी खुद उठाए। हम लोग यिन हो जाए अपने हेल्थ के लिए, यांग नहीं हो जाए डॉक्टर को भागने के लिए। मगर उसी के साथ में और एक बात है, ये फ्री में या बोलो ऑलमोस्ट फ्री है ये कोर्स, ये रखने का और एक कारण है कि लोगों को इतना मुझे मालूम है 20 साल की प्रैक्टिस में, हर कोई आदमी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट नहीं कर सकता है। ज्ञान ले सकता है, समझ सकता है, मगर ट्रीटमेंट करने के लिए जो एक अंदर की क्या बोलते हैं ना, एटीट्यूड लगता है, वो भावना लगती है, कुछ करने की भावना लगती है ना, वो कोई कर नहीं सकता। और बहुत से बार ऐसे होता है कि खुद ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम नहीं मिलता। हम दूसरे को ट्रीटमेंट करने के लिए टाइम निकालते हैं, मगर खुद के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। तो आप डरो मत कि आप ये सब सीखने के बाद आपके पास नए लोग आएंगे, जो आपके पास आना है उनको, वो आप ही के पास आएंगे और आप ही के पास से ठीक होने वाले हैं। और इसके लिए मैं जब भी क्लिनिक 20 साल पहले चालू किया, तभी मेरे क्लिनिक में मैंने सब बहुत सारी बुक्स वगैरह बाहर ही रखी थी। तो मेरा एक फ्रेंड साथ में आता था, तभी ऐसे ही बीच-बीच में कभी आता था, तो उसने मुझे क्या बोला मालूम है कि अरे तू ये बुक सब ऐसे बाहर मत रख। बोला क्यों? लोग पढ़ते हैं यहाँ बैठ के। बोला अच्छी बात है ना, लोग ये देखो, ज्ञान है, ज्ञान देने से बढ़ता है, और मैंने जितना लोगों को दिया उससे ही मुझे ज्यादा मिलते गया। तो लोग ये बोला क्या होगा, नहीं लोग पढ़ेंगे फिर अपने आप करेंगे। बोला तुमने देखा क्या मेरे पेशेंट्स कभी कमती हुए? नहीं, वो तो आते ही रहते। हाँ बोला ये बुक पढ़ के उनको क्या होता है, बुक्स पढ़ने के बाद या लेक्चर्स सुनने के बाद लोगों को समझता है कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर किसके लिए चलता है, और लोगों को, दूसरे लोगों को वो रिकमेंड करते हैं। तो ये पढ़ने से, कोई एक्यूपंक्चर पढ़ने से सिर्फ होने वाला नहीं है, मगर उनको जानकारी हो जाए तो अच्छा है। और सबसे मेरी क्या बोले चाहत ये है, जब से मैंने एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस शुरू की तभी से, कि हर घर में एक आदमी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की जानकारी वाले चाहिए, और सही जानकारी वाला चाहिए। वो ये तकलीफ है वहां पे दबाव नहीं, उसको समझ के साथ में जानकारी वाला चाहिए। क्योंकि बहुत सारी चीजों का मैंने मेरे खुद के साथ में एक्सपीरियंस जो किया है, कुछ भी चीज की शुरुआत हो गई और आप उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट करो ना, तो विद इन फ्यू मिनट्स यू स्टार्ट फीलिंग द चेंज। मगर आप रुक जाओ, जब भी आपको बाहर जाना रहता है, बाहर जाके किसी को पैसे देने हैं, तो बोलते हैं अरे यार जरा 2 दिन रुकेंगे, फिर 2 दिन के 4 दिन होते हैं, 6 दिन होते हैं, महीना हो जाता है,
और वो जो एनर्जी लेवल पे डिस्टरबेंस हो गया ना, वो फिजिकल लेवल पे आ जाता है। तो जब भी एनर्जी लेवल पे डिस्टरबेंस है, उसको उसी के साथ में खत्म करना है, तो उसके लिए हर घर में एक्यूपंक्चर होना चाहिए। और एक्यूपंक्चर होना चाहिए उसका मतलब ये नहीं कि हर एक के पास लाइसेंस होना चाहिए। हम लोग जिनको प्रैक्टिस करनी है उनको लाइसेंस चाहिए, और प्रैक्टिस का मतलब है प्रोफेशनली या बिजनेस करके लाइसेंस करना। मगर हर माँ को लाइसेंस लेके बच्चे की ट्रीटमेंट नहीं करनी है। किसी को वोमिटिंग होती है बच्चे को, किसी को डायरिया हो गया, तो उसके लिए उसको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। आपको, आप लोगों को पता है, नाभि के ऊपर और यहाँ पे मोक्षा की ट्रीटमेंट करेंगे तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हर घर का हर एक आदमी, या एटलीस्ट घर में एक आदमी तो ये एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर सीखे। और इसीलिए मैंने वो कोर्स बहुत सस्ते में रखा है। और ये मैं तो चाहता हूं, भगवान करे और वैसे ही हो जाए, मैं तो चाहता हूं कि लाइफ टाइम के लिए ये ऐसी ही सुविधा हमारे भारत देश के सभी नागरिकों को मैं देते रहूं, कि लोग ज्यादा से ज्यादा सीखे। बाहर जाके उनको ट्रीटमेंट नहीं की तो भी चलेगा, मगर अपने घर वाली लोगों की सेहत ठीक रखना है। घर वाले लोगों को कुछ ना कुछ जो इनिशियल शुरुआत में हो जाती है, तो कुछ ठीक करना है। सर्दी हो गई, LI20 पॉइंट का इस्तेमाल आप करो, जैसे मैं मेरे वो कोर्स में सिखाने वाला हूँ। आपकी सर्दी दूसरे दिन सुबह में चली जाएगी। खांसी की तकलीफ लगती है, अपना गले का जो पॉइंट है REN22, वहां पे ट्रीटमेंट करो। और ये सब कैसी ट्रीटमेंट करनी है और कितनी सिंपल है, क्या क्या हम लोग चीज यूज कर सकते हैं, वो सब आएगा मेरे 3G एक्यूसाइंस कोर्स में। और बहुत सारे लोग पूछते हैं, लोग मुझे इतना भी बोलते हैं कि सर आपने इतना कुछ बताया ना, तो आप मुझे कोर्स अभी चालू करके दे दो। मतलब उसकी फीस 6,000 रुपए है, अभी चालू करना है तो हाँ, मैं 6,000 भरने को तैयार हूँ। मैं बोला नहीं दूंगा अभी। मैं 6,000 रुपए, मुझे पैसे तो मिलेंगे मगर मुझे पैसे नहीं चाहिए। अभी मैं 6,000 नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने एक बार डिक्लेयर किया है, वो कोर्स बाद में आने वाला है। तो मैंने एक बार जो बात कही वही बात फाइनल है। तो हमारी एग्जाम के बाद में 15 तारीख से वो कोर्स चालू हो जाएगा। जो लोग हैं मुझे मैसेज करें और मुझे कांटेक्ट करें, और आगे की बात मैं बता दूंगा। और तब तक के लिए हरिओम, हरिओम, हरिओम।